नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि आज 1 फरवरी है और 1 फरवरी को हमारे देश में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा एक बजट पेश किया जाता है और उस बजट में बताया जाता है कि आने वाले वर्ष में हम किस दिशा में कार्य करने वाले हैं, किस जगह से पैसा आएगा और पैसा कहाँ जाएगा। इसके बारे में हमने एक विस्तृत वीडियो में बात की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। और ये बजट हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष 2022 में हुए थे। उसके बाद में हमने 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक एक अमृतकाल की अवधि तय की और उस अमृतकाल की अवधि के लिए ये पहला बजट है। जैसा कि आपको पता है कि 2019 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसके बाद में 2024 में चुनाव होने हैं और ये नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उसका आखिरी पूर्ण बजट है। और साथ ही में 2023 को 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव भी हैं। और अगर आप इस बजट को सही तरीके से देखोगे तो आपको इन चुनावों का प्रभाव साफ तौर पर बजट पर दिखेगा। और आज हम पूरे बजट पर चर्चा नहीं करेंगे, बजट के जितने भी महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो कि आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं उन सभी पर ही बात करेंगे। अगर मैं बजट 2022 की बात करूं तो 2022 में बजट का आकार 41 लाख करोड़ रुपए था, जिसको वर्तमान सरकार के द्वारा 2023 के बजट में बढ़ा करके 45 लाख करोड़ कर दिया गया। और साथ ही में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में भारत में 7% आर्थिक विकास दर रहने वाली है। जब भी सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है तो उसमें कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं और वर्तमान में जो बजट पेश किया गया उसकी 7 प्राथमिकता हैं जिसे सरकार के द्वारा सप्तऋषि कहा गया। जैसे आप कभी संविधान पढ़ते हो तो संविधान में जो पहला जो पार्ट आता है संविधान का वो होती है हमारी प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। और उस प्रस्तावना को पढ़ने के पश्चात हमें ये पता चल जाता है कि संविधान के लक्ष्य क्या है, संविधान के आदर्श क्या है और संविधान क्या प्राप्त करना चाहता है। उसी प्रकार हमारे बजट में भी सरकार के द्वारा 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है और इन प्राथमिकताओं को पढ़ने के पश्चात आप भली भांति परिचित हो जाएंगे कि हमारा बजट किस ओर सरकार के द्वारा बनाया गया है। इस बजट की 7 प्राथमिकताओं में सरकार की पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास। यानी कि समावेशी विकास का मतलब ये होता है कि सबका साथ सबका विकास। अगर सरकार की दूसरी प्राथमिकता की बात करें तो वो है अवसंरचना और निवेश को बढ़ावा देना। तीसरी प्राथमिकता है क्षमता को उभारना। चौथी प्राथमिकता है हरित विकास। 5वीं प्राथमिकता है वित्तीय क्षेत्र में बढ़ावा देना। और 6ठी प्राथमिकता है अंतिम छोर के जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो दलित व्यक्ति हो चाहे वो आदिवासी व्यक्ति हो, उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करना। और 7वीं अंतिम प्राथमिकता है युवा शक्ति, कि युवा शक्ति को किस तरीके से उपयोग में लिया जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। और आज के वीडियो में हम पूरे बजट पर बात न करके इसके कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पर बात करेंगे, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस बजट और जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें क्या सुधार किया गया और जो हेल्थ सेक्टर है उसमें क्या सुधार किया गया, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एजुकेशन के लिए इस बजट में क्या है। 2019 में जो वर्तमान सरकार है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के आई और उस शिक्षा नीति में सरकार ने स्वयं स्वीकार किया कि शिक्षा पर जीडीपी का कम से कम 6% खर्च करना जरूरी है, तभी हम नई शिक्षा नीति को सही तरीके से लागू कर पाएंगे। इस तरीके से ये बजट पेश किया गया, उसको देखकर लगता है कि 2030 तक भी जो नई शिक्षा नीति गवर्नमेंट लेके आई है उसको लागू करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं पिछले साल के एजुकेशन बजट की बात करूं तो जीडीपी का 2.8% खर्च किया गया और इस वर्ष उम्मीद थी कि यह बजट थोड़ा बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस वर्ष का जो एजुकेशन पर जो बजट है वह 2.9% जीडीपी का खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। और कहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जीडीपी का 6% और कहाँ 2.9%। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि इस नई शिक्षा नीति को सरकार की जिस तरीके से कार्य कर रही है उससे देख करके ये लगता है कि ये नई शिक्षा नीति 2030 तक भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। और जब भी शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा के साथ में एक शब्द और जुड़ जाता है रोजगार, जो कि देश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए डिबेट का। लेकिन हमारी न्यूज़ को इन सब चीज़ों से फुर्सत है ही नहीं, उनका तो पूरा ध्यान पॉलिटिकल न्यूज़ के ऊपर होता है। जैसे कि रोजगार की बात करूं मैं तो इस बजट में रोजगार के लिए सरकार के द्वारा कुछ खास नहीं किया गया है। और रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है मनरेगा योजना, आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले वर्ष इसके लिए
90,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन इस वर्ष इस योजना में कमी करते हुए सरकार ने सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बजट ही आवंटित किया। यानी कि मनरेगा योजना में सरकार ने 30,000 करोड़ बजट की कमी की है। अब हम आते हैं हेल्थ पर कि हेल्थ के लिए इस बजट में क्या घोषणा की गई है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति कैसी है, हमने कोरोना के दौरान ही ये देख लिया था। हजारों लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई, जो कि ये सरकार को दर्शाती है कि सरकार को चिकित्सा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। अगर मैं 2022 के बजट की बात करूं तो 2022 के बजट में स्वास्थ्य पर जीडीपी का 1.6% खर्च किया गया, और अगर मैं 2023 के बजट की बात करूं तो इस खर्च को बढ़ा करके सरकार के द्वारा जीडीपी का 2.1% कर दिया गया। यानी कि इस बार हमें स्वास्थ्य के सेक्टर में बजट आवंटन की बढ़ोतरी मिली है, जिसमें 157 नर्सिंग कॉलेजेस स्थापित करना, 2047 तक भारत को एनीमिया मुक्त बनाना और फार्मास्यूटिकल विकास और उसके अनुसंधान के लिए एक नया प्रोग्राम तैयार करना, ये हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बजट में घोषणा की गई। अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इस बजट में क्या घोषणा की गई। जैसा कि आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अभी भी 54.6% जनसंख्या के रोजगार का स्रोत कृषि ही है, तो किसानों को इस बजट से सरकार से काफ़ी उम्मीदें थी। अगर मैं बात करूं पिछले 2022 के बजट की, तो सरकार ने इसमें कृषि के ऊपर 1.32 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा था, जो कि 2023 के बजट में घटा करके 1.23 लाख करोड़ कर दिया गया। यानी कि इस वर्ष कृषि के बजट में हमें कमी देखने को मिली है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपए किसानों को ऋण के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसकी राशि पहले 18.5 लाख करोड़ रुपए थी, उन्हीं को बढ़ा करके इस बजट में 20 लाख करोड़ रुपए सरकार के द्वारा कर दिया गया, जिसका लाभ किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ले सकते हैं। अब हम आते हैं रक्षा बजट के ऊपर। वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हो सकता है ये कल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाए, हो सकता है युद्ध कल भारत और चीन के बीच में हो जाए, तो भारत सरकार के द्वारा वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए और भारत के सामरिक महत्व को वैश्विक पटल पर बढ़ाने के लिए साल ब साल सरकार के द्वारा डिफेंस बजट को लगातार बढ़ाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं 2022 के बजट की, जहां 5.25 लाख करोड़ रुपए डिफेंस बजट के लिए आवंटित किए गए, उसी बजट को 2023 में बढ़ा करके 5.94 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। यानी कि हमें रक्षा के क्षेत्र में भी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में बजट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अब हम आते हैं उस पॉइंट पर जिसका सभी भारतवासियों को इंतजार था, खास तौर पर मिडिल क्लास को, क्योंकि सरकार ने इस बजट में मिडिल क्लास को राहत देते हुए टैक्स छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दी गई है। यानी कि यदि आपके पास में 7 लाख से ज़्यादा इनकम है तभी आपके ऊपर टैक्स लगेगा। 7 लाख तक की आय को टैक्स फ्री सरकार के द्वारा इस बजट में कर दिया गया है। अगर आप न्यू टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आपको 7 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स से छूट मिलती है। अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो सरकार के द्वारा इस बजट में पिछले टैक्स स्लैब को बदल करके न्यू टैक्स स्लैब लाने की घोषणा की। न्यू टैक्स स्लैब में आयकर छूट 2.5 लाख से बढ़ा करके 3 लाख कर दिया गया है। यानी कि यदि आपकी आय 3 लाख रुपए तक है तो आपको 3 लाख रुपए की आय पर 0% टैक्स देना पड़ेगा। और साथ ही में इसमें जो न्यू टैक्स स्लैब में पिछले में 6 टैक्स स्लैब थी उसको घटा करके 5 कर दिया गया है। यदि आपकी आय 3 लाख रुपए है तो आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा। यदि आपकी आय 3 लाख से 6 लाख रुपए तक है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। और यदि आपकी आय 6 लाख से 9 लाख रुपए तक है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। यदि आपकी आय 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक है तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। और यदि आपकी आय 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और यदि आपकी आय 15 लाख से अधिक है तो आपको उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। और इस बजट में क्या महत्वपूर्ण है तो 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे सरकार के द्वारा, 50 ई कोर्ट का गठन किया जाएगा।
आपका पैन कार्ड कारोबार में एक पहचान पत्र के रूप में सरकार के द्वारा इस बजट में लागू कर दिया गया है। और सरकार के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो कि वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण है, इसको बढ़ावा देने के लिए भी इस बजट में सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। अब बात आती है कि ये बजट कैसा है। तो जैसे ही वित्त मंत्री के द्वारा बजट भाषण समाप्त किया गया, विपक्ष ने सरकार के ऊपर तंज कसना शुरू कर दिया और विपक्ष ने कहा कि ये बजट में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ खोखला बजट है। सरकार ने फिर जनता के हाथ में झुनझुना पकड़ा दिया। लेकिन अगर हम सत्ता पक्ष के लोगों की बात करें तो सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि ये बजट अमृतकाल की अवधि के लिए बहुत महत्वपूर्ण बजट है और ये भारत के 25 साल, जो कि आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस समय के लिए एक नींव की तरह कार्य करेगा। और ऐसा बजट हमने कभी नहीं देखा जिसमें हर मुद्दे को, हर पक्ष को, हर वर्ग को संतुलित करने का प्रयास किया गया है। अगर मेरी राय माने तो ये बजट ठीक ही है। हालांकि मुझे लगता है कि एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर पर सरकार को और ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। जैसा कि उम्मीद थी कि सरकार के द्वारा अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव है, उसको ध्यान में रखते हुए मिडिल क्लास को इस बजट में राहत दी जाएगी, तो सरकार के द्वारा वही किया गया। और बाकी डिपेंड करता है आप लोगों की राय के ऊपर। हालांकि दोस्तों, हमने इसमें पूरा बजट कवर नहीं किया। बजट के जो महत्वपूर्ण पक्ष है उन्हीं को कवर किया, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण उन्हीं पक्षों को जानना है। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उस बटन को जरूर दबाएं और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। आप सभी लोगों के सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।